एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है ये प्राइमरीली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं। ये क्लासिकली जो स्मोकर्स मेल में ज़्यादातर देखा गया है, जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, हाइपरटेंशन के साथ हैं। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो डिफ्यूजन बैरियर को बढ़ा देता है मीडिया में, ठीक है, मतलब डिफ्यूज़ होता है ना ब्लड और न्यूट्रिशन वगैरह, तो वो बैरियर बढ़ जाएगा तो सही से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, तो उसके नतीजे में वीकनेस हो जाएगी वेसल की वॉल की और एट्रोफी हो जाएगी। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है ना पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास की तरह हमें मिलता है, प्रेजेंट करता है, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि ये रप्चर कर जाता है अगर ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो डायमीटर में, और ये ना ट्रायड के साथ प्रेजेंट करता है। पेशेंट को हाइपोटेंशन होती है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास और फ्लैंक पेन्स, ये ट्रायड आपने याद रखना है। अब बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें है कि लोकल स्ट्रक्चर कंप्रेस होंगे, जैसे यूरेटर हो गया, और थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो सकता है। दैट्स इट। इरफान मसूद से भी ये टॉपिक देख लें। वेसल एन्यूरिज्म रेफ़र करता है कि मतलब लोकलाइज एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाए ब्लड वेसल की या फिर वाल ऑफ द हार्ट की। ट्रू एन्यूरिज्म जो है वो होता है जब वाल बल्ज करे बाहर की तरफ और ये एटीन्यूएट हो लेकिन इंटैक्ट हो, यानी कि वो एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड, ठीक है, वीकेंड हो लेकिन इंटैक्ट हो। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म होता है, साइफिलिटिक एन्यूरिज्म, कंजेनाइटल वास्कुलर एन्यूरिज्म और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। ये हो गई ट्रू एन्यूरिज्म। दूसरा फॉल्स एन्यूरिज्म होता है जो कि होगा जब वाल रप्चर कर जाए और कलेक्शन हो जाए ब्लड की, यानी हेमाटोमा बन जाए जो कि बाउंड हो बाहर से एक्स्ट्रा वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ, तो इसको हम फॉल्स एन्यूरिज्म कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड के रप्चर की वजह से हुआ है ना, असल में वो वॉल वगैरह वीकन नहीं हुई। तो इसकी एग्जांपल है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जो रप्चर कर जाता है तो उसमें पेरिकार्डियल एडहेजन्स होती हैं, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप है इसकी। इसके अलावा जब वास्कुलर ग्राफ्ट जो होता है ना नेचुरल आर्टरी के साथ जो हम लगाते हैं, तो उनके जंक्शन पे अगर लीक हो जाए तो ये भी इसकी एग्जांपल है। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ए, ये बहुत ही कॉमन कॉज इसका जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी वजह से होता है। कॉमन साइड इसकी जो है रीनल आर्टरी से नीचे लेकिन एओर्टिक बाइफर्केशन से ऊपर। मेजर इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो है ब्लड ग्रोथ, मतलब इसकी ग्रोथ को जो अफेक्ट करता है वो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब एज और जेंडर जो है ना वो अगर ये 50 से अबव वालों में होता है और कॉमनली ये मेन में होता है। इसके टाइप्स हैं, अब एक इन्फ्लामेटरी हमने पढ़ी जो कि अनसर्टेन है, और उसमें क्या होता है पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस होती है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होंगे उसमें, मैक्रोफेजेस और जाइंट सेल्स में। दूसरी माइकोटिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म पढ़ा कि हमने, उसमें वेसल वॉल वीकन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, जो कि फंजाई से होगी, जो इन्वेड करेगा वेसल्स को, जैसे कि म्यूकर और एस्पेरजिलस जो फंगस है ना, इनकी बात हो रही है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी इन्वेड कर सकता है वेसल को, जैसे सैल्मोनेला और सूडोमोनास। इसके अलावा सुपरेशन जो इन्फेक्शन की वजह से हो वो भी जो है ना मीडिया को फर्दर डिस्ट्रॉय कर सकती है, सुपरेशन यानी पस। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी ए की कि ये रप्चर कर सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। इसके अलावा ये वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, और इम्प्रिंजमेंट भी हो सकती है इसकी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। रिस्क क्या होता है रप्चर के लिए? अब जो 4 सेंटीमीटर वाला हमने पढ़ा उससे कम है साइज़ में एन्यूरिज्म, तो उसमें 0% रिस्क है कि वो रप्चर करे। 4 से 4.9 सेंटीमीटर वाला में 1% रिस्क है। 5 to 5.9 सेंटीमीटर में 11% रिस्क है, और अगर वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा एन्यूरिज्म है तो उसमें 25% चांस है कि वो रप्चर करे। तो मोर्टेलिटी रेट जो है सर्जरी का बिफोर द रप्चर वो है 5%, और मोर्टेलिटी रेट ऑफ द सर्जरी आफ्टर द रप्चर वो है 50%। यानी सर्जरी की और उसके बाद रप्चर हो गया और वो पेशेंट मर गया तो वो 50% इस तरह होता है, जबकि बिफोर रप्चर से ही सर्जरी से 5% जो है मोर्टेलिटी हो जाती है। प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह होती है ए इसकी, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं और इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक में अगर ये रप्चर के बगैर है तो हमें बैक और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ पेशेंट मिलेगा, और उसको एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग होगी और एक्सपेंसाइल पल्सेशन होगी, ठीक है, सिम्टोमेटिक में जो रप्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक भी है रप्चर भी हो गया तो उसको सडन ऑनसेट का फ्लैंक पेन होगा और हाइपोटेंशन होगी, और उसमें पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास उसको फील होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसमें जो है ये जो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर स्क्रीनिंग, और सीटी स्कैन एमआरआई जो है ये बेस्ट है टू नो द मॉर्फोलॉजी। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ओपन सर्जिकल रिपेयर करते हैं ए का। दूसरा एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर आता है ईवार।
सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं? जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एन्यूरिज्म, इसके अलावा एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको एन्यूरिज्म जो है 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर से ज़्यादा हो तो उनमें हम करेंगे। अब आ जाए दूसरी टाइप पे जो हमने कहा है साइफिलिटिक एन्यूरिज्म। इसको हम ल्यूटिक एन्यूरिज्म भी कहते हैं। ये टर्शियरी साइफिलिस की कॉम्प्लिकेशन है जो कि स्पायरो की ट्रिपोनीमा की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन साइट इसकी वेजा वेजोरम है। असेंडिंग और ट्रांसवर्स हमारे एओर्टा में होता है, उसके वेजा वेजोरम में। याद रखना है आपने। एज और जेंडर जो है ये 40 to 55 ईयर्स में होता है, ज़्यादातर मैन में कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का इसमें क्या होता है? हार्ट फेलियर हो जाता है एओर्टिक रीगर्जिटेशन की वजह से, तो डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें एओर्टिक रीगर्जिटेशन मिलेगी। ब्रेसी कफ यानी कि ये क्यों हो रही है? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजल नर्व की कंप्रेशन की वजह से। मॉर्फोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो हमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है ना वो वेजा वेजोरम में ही बिगिन हुआ मिलेगा। साइफिलिटिक एओर्टाइटिस जो है ना वो वास्कुलाइटिस कॉज कराएगा, जिसको हम ऑब्लिटरेटिव एंडआर्थराइटिस कहते हैं। ऑब्लिटरेटिव एंडआर्थराइटिस कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल के इन्फिल्ट्रेट होंगे। ऑब्लिट्रेशन हो जाएगी वैसा ल्यूमेन का, यानी वेसल के ल्यूमेन की, तो उसके नतीजे में इस्कीमिया इंजरी हो जाएगी। इस्कीमिक इंजरी हमारे एओर्टिक मीडिया की विद मसल सेल इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग। अब स्कार की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? जो इंटरवीनिंग सेगमेंट है ना एओर्टिक लूमेन के, वो रिंकल हो जाएंगे, तो उससे जो हमें ट्री बार्किंग अपीयरेंस मिलती है जो कि हमने पैथोमा में देखी। साइफिलिटिक एओर्टाइटिस जो है ये एओर्टिक रिंग की डायलिटेशन करवा देता है, जिसके नतीजे में वाल्वुलर इंसफिशिएंसी होती है। अब एओर्टिक इंसफिशिएंसी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड हाइपरट्रॉफी करवा देगा, जो कि तकरीबन 1 kg का हो सकता है। कोर बोविनम या काउज हर्ट इसको कहते हैं हम, इतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली थर्ड टाइप है जो कि है एओर्टिक डायसेक्शन। इसका ये रेफ़र करता है कि हमारे ब्लड की जो है वो डायसेक्शन हो जाए मीडिया की लेयर्स के दरमियान, तो ये ब्लड फिल्ड चैनल्स बना देगा एओर्टिक वॉल के अंदर। अब 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इसमें कॉमन है। 90% मैन जो कि 40 से 60 साल के दरमियान हो एंटीसीडेंट हाइपरटेंशन के साथ, और 10% जो है ना यंगर इंडिविजुअल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर्स के साथ। तो रिस्क फैक्टर अब इसमें क्या है? हाइपरटेंशन हो जाती है मेजर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम, उनमें भी ये होता है। प्रेगनेंसी में और आर्टीरियल कैन्युलेशन में भी ये हो सकता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं एओर्टिक डायसेक्शन की। टाइप ए है, बहुत ही कॉमन है और ये ज़्यादा सीरियस टाइप होती है। ठीक है, ये ना या तो असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करेगा, स्टैनफोर्ड ए, डीबेकी टाइप 1, ठीक है ये वाली, या फिर ये दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करेगा, जो कि डीबेकी टाइप 2 है, स्टैनफोर्ड ए। देन आती है टाइप बी हमारे पास, ये वाली। तो ये जो है ना इतनी कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है और लेस सीरियस टाइप है। ठीक है, ये एओर्टा को इन्वॉल्व करेगी लेकिन सब क्लेविन आर्टरी से नीचे, तो स्टैनफोर्ड बी यानी डीबेकी टाइप 3 हम इसको कहते हैं। अब क्लिनिकल कोर्स जब हम देखेंगे तो इसमें ना एओर्टिक डायसेक्शन में पेशेंट को याद रखिएगा कि सीवियर टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करेगा दोनों स्कैपुला के दरमियान हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। अब ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आता है ना बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्म्स हमें मिलेगा। एओर्टिक रिग्रेजिटेशन होगी, अपर एक्सट्रीमिटी पल्स लॉस हो जाएगी और ना सब क्लेविन आर्टरी की कंप्रेशन हो जाएगी। उसकी कंप्रेशन की वजह से जो है ना ये अपर एक्सट्रीमिटी की पल्स लॉस होगी। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का वो रप्चर हो जाता है इसमें। मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे तो ओरिजिन जो है डायसेक्शन का वो यूजुअली 10 सेंटीमीटर ऑफ द एओर्टिक वाल्व होगा। जहाँ पे एओर्टिक वाल्व होता है ना उससे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ओरिजिन होगा। डायसेक्शन जो है एक्सटेंड करेगी या तो प्रॉक्सिमली एओर्टा में टुवर्ड द हार्ट की तरफ, एज वेल एज डिस्टली भी ये करती है। जो डायसेक्टिंग हेमाटोमा है ये स्प्रेड करेगा लेमिनर प्लेन्स ऑफ द एओर्टा की तरफ। मोस्ट फ्रीक्वेंट हिस्टोलॉजिकली डिटेक्टेबल लीजन है वो है सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन, जो कि कैरेक्टराइज हुई है कि उसमें इलास्टिक टिश्यू की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और मैट्रिक्स के मटेरियल की कलेक्शन हो जाएगी इन द एरियाज ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन ट्यूनिका मीडिया इन स्मॉल क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि है वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस जनरल टर्म है जो कि वेसल वॉल की इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होती है।
अब दो मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म वास्कुलाइटिस के हैं, एक इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसके अलावा डायरेक्ट वास्कुलर इन्वेजन हो जाती है किसी इन्फेक्शियस पैथोजन के साथ। अब इन्फेक्शियस वाली जो है ये इनडायरेक्टली भी प्रेसिपिटेट कर सकती है इम्यून मेडिएटेड वास्कुलाइटिस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को जनरेट करेगी या फिर ये क्रॉस रिएक्टिविटी को ट्रिगर करेगी। अब किसी भी पेशेंट में ये क्रिटिकल होता है कि हम डिस्टिंग्विश करें इन्फेक्शियस को और इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म को, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो है वो एप्रोप्रिएट होती है इम्यून मेडिएटेड वास्कुलाइटिस के लिए, लेकिन ये इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस को एग्जैबरेट कर सकता है। फिज़िकल और केमिकल इंजरी जिसमें रेडिएशन से हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, ये भी जो है वास्कुलाइटिस कॉज करवा सकते हैं। कुछ 20 जो प्राइमरी फॉर्म्स है वास्कुलाइटिस की रिकॉग्नाइज हुई हैं और क्लासिफिकेशन स्कीम जो है अटेम्प्ट विद वेरिएबल सक्सेस टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द वेसल डायमीटर उसके हिसाब से, और इसके अलावा रोल ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, प्रेजेंस स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज़ की, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी और इवन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक वगैरह, ये सब टेबल 10.4 में शोन है। ठीक है, तो ये टेबल हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी फॉर्म वास्कुलाइटिस की गिवन है, एक है जायंट सेल आर्टराइटिस, दूसरी ग्रेनुलोमेटोसिस विथ पोलियंजाइटिस, चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा, ल्यूकोसाइट क्लास्टिक वास्कुलाइटिस, बर्जर्स डिजीज़ और बेहसेट्स डिजीज़। तो अब इनमें जो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है ना, सबसे पहले वो देखें तो इन सारी वास्कुलाइटिस में जो सिर्फ और सिर्फ जायंट सेल आर्टराइटिस है वो एओर्टा को इन्वॉल्व करती है, बाकी नहीं करेंगी। मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ को सारी इन्वॉल्व कर सकती हैं, हमारी स्मॉल साइज़ की आर्टरीज़ को सब इन्वॉल्व करेंगी, सिर्फ जायंट सेल आर्टराइटिस नहीं करेगी। कैपिलरीज जो हैं उनमें ये डिज़ीज़ नहीं होगी, किसी में भी नहीं होगी, सिवाय ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस में होगी, और बेहसेट्स डिजीज़ भी जो है वो कैपिलरीज़ को इन्वॉल्व करेगी। वेन्स की बात करें तो वो भी बेहसेट्स डिजीज़ और ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक को भी करेगी, और इसके अलावा बर्जर डिजीज़ भी वेन्स को इन्वॉल्व करेगी, बाकियों में वेन्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, अब इन्फ्लामेटरी सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वो देखें। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे इन्फ्लामेटरी सेल्स सारी कंडीशंस में, मैक्रोफेजेस भी देखने मिलेंगे, न्यूट्रोफिल सब में है, लेकिन जो जायंट सेल आर्टराइटिस में रेयर है, और यूजिनोफिल्स भी इसी में वेरी रेयर है, जबकि श्रॉक्स्ट्रोस में रिक्वायर्ड है, और न्यूट्रोफिल जो है ना बेहसेट्स डिजीज़ में रिक्वायर्ड है। तो प्लस माइनस का है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, उस हिसाब से आप देख लें। बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोमास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते जायंट सेल आर्टराइटिस में, और इसमें भी श्रॉक्स्ट्रोस में भी, लेकिन ग्रेनुलोमेटोसिस विथ पोलियंजाइटिस में रिक्वायर्ड होते हैं ग्रेनुलोमास। यानी मतलब ये है कि इसमें जो जायंट सेल आर्टराइटिस में जो है ना ग्रेनुलोमास जो है वो हमें वेसल की वॉल में मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि वास्कुलाइटिस को कंप्राइज कर रही है, लेकिन ये जो है ना ज़रूरी नहीं है मतलब कि ये प्रेजेंट हो, मतलब ये डायग्नोसिस को रेंडर नहीं करता। और ग्रेनुलोमास जो ग्रेनुलोमेटोसिस में है विद पोलियंजाइटिस, ये बड़े होते हैं, ये स्पैन करते हैं वेसल के दरमियान, और ये एरियाज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बाकी कंडीशंस में देखें, श्रग में भी हमें मिल रहे हैं ग्रेनुलोमास, लेकिन बाकियों में नहीं है। अब जायंट सेल्स की बात करें तो इसमें जो है वो ऑफन रिक्वायर्ड नहीं होते, जो अभी हमने बात की, लेकिन इसमें जो हो भी सकते नहीं भी हो सकते ग्रेनुलोमेटोसिस में, बाकियों में नहीं होंगे। थ्रोम्बोसिस हमें सब में मिल भी सकती है, नहीं भी, लेकिन बर्जर्स डिजीज़ में वो रिक्वायर्ड है। सीरम एन का पॉजिटिविटी यानी एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ सब में नेगेटिव है, लेकिन हमें ग्रेनुलोमेटोसिस, पोलियंजाइटिस के साथ श्रॉक्स्ट्रोस और पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा, इनमें हमें ये पॉजिटिव मिल जाएंगे। क्लिनिकल हिस्ट्री जो है जायंट सेल वाले में मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज होगा, पोलीमाइल्जिया रोमेटिका के साथ, ये किसी भी एज में हो सकता है। इसमें जो हमें श्रॉक्स्ट्रोस में एस्थमा एटोपी मिलती है, इसमें भी एनी, और ये जो है बर्जर डिजीज़ जो है यंग मेल स्मोकर में, और बेहसेट डिजीज़ जो है वो ओरोजेनिटल अल्सर वालों में इसकी हिस्ट्री होगी। ठीक है।